ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम मंथन में प्रस्तुत है नोबेल पुरस्कार 2022 पर चर्चा, जिसमें भाग ले रहे हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पूर्व सलाहकार अनुज सिन्हा और आकाशवाणी संवाददाता ओमवेश उपाध्याय। अल्फ्रेड नोबेल की याद में सन 1901 से विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य और शोध के लिए दिए जाने वाले बहुचर्चित पुरस्कार नोबेल के इस वर्ष यानी 2022 के विजेताओं के नाम की घोषणा नोबेल कमेटी ने कर दी है। इस हफ्ते इकोनॉमिक्स को छोड़कर 5 श्रेणियों फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन और फिजियोलॉजी, साहित्य और शांति पुरस्कारों की घोषणा की गई। आज हम इन्हीं नोबेल लॉरेट्स यानी नोबेल विजेताओं के शोध और उनके कार्यों के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ समझेंगे कि इन सभी विजेताओं की खोज के क्या सामाजिक मायने हैं। सिन्हा सर, मैं आपका आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार सर, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि इस हफ्ते हर रोज नोबेल कमेटी ने इस वर्ष के एक नोबेल पुरस्कार विजेता की घोषणा की। न सिर्फ वैज्ञानिक बल्कि समस्त विश्व में नए नोबेल लॉरेट्स का नाम जानने की उत्सुकता रहती है। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि नोबेल विजेताओं के चयन की क्या प्रक्रिया होती है और क्या मापदंड तय किए जाते हैं। नोबेल जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपनी जो वसीयतनामा लिखा, उसमें उन्होंने एक पेज का ही बनाया था और उसमें उन्होंने ये बता दिया कि उनकी जितनी धन संपत्ति है उसको किस प्रकार से अलग अलग एरियाज में बेस्ट लोगों के कंट्रीब्यूशन से अनाउंस करना चाहिए नोबेल अवार्ड। बाद में अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ही ये प्राइज हो गया। फिर जो उस समय संस्था थी, उन्होंने जो स्वीडिश साइंस एकेडमी है, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जो वैज्ञानिक एरियाज के हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, फिजियोलॉजी के जो नॉमिनेशंस आएंगे उनका वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे, उसको फिर ध्यान से देखा जाएगा। इनकी जो कमेटी है वो शॉर्ट ड्यूरी बनाएगी और उसके अनुसार फिर एक एक करके फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, फिजियोलॉजी में अनाउंस किया जाएगा। इकोनॉमिक्स का प्राइज तो 1961 के बाद ही शुरू हुआ है और पीस प्राइज भी शायद थोड़े दिनों बाद शुरू हुआ, पहले इसमें नहीं था। तो इसमें जो कमेटी है वो ध्यान रखती है साइंस एकेडमी है, जो स्वीडिश एकेडमी है, जो नॉर्वेजियन एकेडमी, ऐसे लोगों का चयन किया जाए जिन्होंने वाकई में मेजर कंट्रीब्यूशन करा हो फील्ड के साइंस में और जिसका उपयोग भी हो सकता है। तो ये दोनों मापदंड रखे जाते हैं और बहुत ही वैल्यूड प्राइज माना जा रहा है पिछले 120 सालों से। तो ये एक बड़ी उनके लिए सफलता रहेगी। मैं कहूँगा कि ऐसी कमेटी हैं और ऐसी एकेडमी हैं जिन्होंने ऐसे साइंटिस्ट को चुना है इस अवार्ड से, जो कि अभी भी बहुत चर्चित हैं। और कुछ लोग आपको जैसे लकी हैं जो एक बार नहीं 2 बार नोबेल प्राइज लिए हैं। लोग ऐसे हैं जिनके फैमिली के अंदर ही नोबेल प्राइज हुआ, फादर को मिला, बेटे को मिला। कुछ ऐसे हैं जिनके हस्बैंड को भी मिला, वाइफ को भी मिला, बेटी को भी मिला। तो ये इतिहास है नोबेल प्राइज का, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाल ही में फिजिक्स में नोबेल प्राइज 2022 के साझा तौर पर 3 विजेता रहे। फ्रेंच फिजिसिस्ट एलन एस्पेक्ट, अमेरिकी फिजिसिस्ट जॉन एफ क्लाजर और ऑस्ट्रिया के फिजिसिस्ट आंटो जेलिंगर को यह सम्मान क्वांटम फिजिक्स के क्षेत्र में अपने काम के लिए मिला है। सिन्हा सर, मैं अगर गलत नहीं हूं तो ये माना जा रहा है कि उनके शोध से एक विशेष तरह की कंप्यूटिंग तकनीक में और डेटा इंक्रिप्शन में बेहद मदद मिलेगी। क्या आप हमारे श्रोताओं को इस विषय में कुछ बता सकते हैं, उन्हें कुछ सरल भाषा में अगर आप समझा सकें। ये बड़ी मुश्किल है। जैसे उनकी जो एरिया जिनका जिसपे इन्होंने काम किया है पिछले 40-50 वर्षों में, वो बड़ा ही एक कॉम्प्लिकेटेड एरिया है। वो इस प्रकार से है कि छोटे छोटे बिल्कुल माइन्यूट पार्टिकल्स जो हैं उनका बिहेवियर कैसा होता है मतलब, और ये पाया गया है कि 2 पार्टिकल्स ऐसे भी हो सकते हैं जो कि बिहेव करेंगे जैसे कि वो सिंगल पार्टिकल हो, और एक में जो बिहेवियर है वो चाहे दूसरे में भी वही बिहेवियर आएगा, चाहे वो उससे थोड़ा दूर भी हो। उसका मतलब एक दूसरे से उनका इन्फ्लुएंस नहीं होगा। तो ये सब जो है पे जो काम हुआ वो एलन एस्पेक्ट ने, एंटोन ज़ाइगलर ने, जेलिंगर ने ये धीरे करके बढ़ाया है इसमें। और आज ये स्थिति में है हम लोग कि जिन इनको अवार्ड मिल रहा है। एक 1960 में एक जॉन बेल थे, उन्होंने निकाला था कि एक मैथमेटिकल इनइक्वालिटी होगी जिसकी वजह से इस प्रकार का बिहेवियर नहीं होगा। अब इन्होंने उस जॉन बेल के जो थ्योरी की हाइपोथेसिस था उसको इन्होंने एक तरह से आगे ले गए हैं और उसको गलत भी बता दिया है, जिसकी वजह से हम लोग अब क्वांटम एंटेंगलमेंट कह रहे हैं इन पार्टिकल्स को। जिसमें मतलब जैसे बताया कि एक पार्टिकल जैसे मूव कर रहा है वैसे ही दूसरा करेगा, चाहे वो उससे दूर पे भी हो। इसकी एप्लीकेशंस हैं। इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि जो पिछले कुछ वर्षों से क्वांटम कंप्यूटिंग की बात हो रही है, उस दिशा में
जो बढ़त है वो ऐसे जो साइंटिस्ट जिन्होंने काम किया है, एलन एस्पेक्ट, जॉन क्लॉजर, इनके काम से ये कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटिंग में बहुत बढ़त मिलने की संभावनाएं हैं। बिल्कुल सर, बल्कि अगर हम केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की इस वर्ष की बात करें, जिनका कार्य क्षेत्र रहा था क्लिक और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास में, सिन्हा जी अमेरिकी केमिस्ट कैरोलिन बेटोर्जी, कार्ल बेरिसाप्लेस और दानिश केमिस्ट मॉर्टम मेल्डॉल का विज्ञान क्षेत्र में ये योगदान कितना बड़ा है, और क्या आप हमारे सुनने वालों को सरल भाषा में उनके शोध के विषय में कुछ समझा पाए? ये जो वैज्ञानिक हैं, 3 अलग अलग लेबोरेटरीज में काम कर रहे हैं और एक दूसरे के काम से सहायता मिलती है और आगे बढ़ते हैं। जो कार्ल शार्पलेस हैं अमेरिका वाले, उनको 2001 में भी नोबेल प्राइज मिला हुआ है और इस वर्ष फिर से उनको मिल रहा है। इनका जो काम है वो बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को कैसे जोड़ा जाए जिससे कि बड़ा मॉलिक्यूल बन सके, ये एक चुनौती है रसायन शास्त्रों के जो काम करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो मॉलिक्यूल्स को कैसे बिल्ड कराया, बिल्डिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इसमें ये देखा गया कि अगर छोटे मॉलिक्यूल्स हैं और उनको जोड़ा जाए तो उनमें वो जुड़ने की शक्ति जो है, जो ड्राइव है, वो बॉन्डिंग करने की वो ज्यादा है, मजबूत है। इसको क्विक केमिस्ट्री कहा जा रहा है। इसमें इन्होंने ये पाया कि एक बड़ा मजबूत रिंग स्ट्रक्चर बन जाता है इन 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये एल्डिहाइड और एल्काइन के साथ होने पर, और जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, जो वेस्ट है, वो बहुत कम होता है। इसकी वजह से बहुत से नए मॉलिक्यूल्स बनेंगे जो कि प्रकृति में तो हैं, नेचुरल हैं, जिसकी वजह से नए तरह के एग्रीकल्चरल केमिकल्स, नए प्रकार की दवाइयाँ और नए प्रकार की डाइज, तो ये सब पॉसिबिलिटीज जो हैं वो अब खुल के आ रही हैं। साथ में इन्होंने जो इनके इसमें कैटलिस्ट जो था शार्पलेस के काम में कॉपर था, कैरोलाइन ने यही काम करके देख लिया है बिना कॉपर के भी। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ी बढ़त है और इसीलिए इन तीनों वैज्ञानिकों को चुना गया। अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं है कि मानव के अपने विकास की यात्रा बहुत जटिल रही है। विज्ञान जितना ब्रह्मांड के रहस्य खोजने में जुटा है, उतना ही तत्पर है मानव शरीर से जुड़े तथ्यों को बेहतर समझने में। इस वर्ष के मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी के विजेता रहे स्वीडिश मूल के जेनेटिस्ट स्वांते पैबो। सिन्हा जी, स्वांते पैबो का यह शोध 40,000 वर्षों से भी पुराने निएंडरथल मानव से जुड़ी विलुप्त जीनोम होमिनिन्स पर रही। माना जा रहा है यह खोज हमारी प्रतिरोधक क्षमता से जुड़े कुछ रहस्यों पर प्रकाश डालेगी। सर, इस खोज के प्रभावों के विषय में अगर आप हमें कुछ बता पाएं। बहुत ही खोजी तरह के वैज्ञानिक हैं जो कि ऐसी जगहों पे खोज करते हैं और ऐसी चीजों को निकाल लाते हैं जो आम वैज्ञानिक तो शायद ही कभी ढूंढ पाए। ये एक उपासना यूनिवर्सिटी है, वहां से उनकी पढ़ाई हुई और इस समय जर्मनी में एक लेबोरेटरी में काम करते हैं, मैक्स प्लैंक की। इनका काम ही एवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजी में है और इन्होंने ढूंढ निकाले ऐसे स्पेसिमेंस जिनको भी इन्होंने सीक्वेंसिंग करी है। जो सैंपल इनको मिला था निएंडरथल मैन का, वो एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड काम है और उसमें करोड़ों बेस पेयर बनाए जाते हैं, उनका मैच करा जाता है। एस्टिमेट तो ये है कि 3 बिलियन बेस पेयर के साथ इन्होंने काम किया है और इनकी टीम ने काम किया है। जो हम लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम है उसके बारे में हम लोग की पकड़ बढ़ेगी। इनका बहुत योगदान भी रहा। जो पिछले 2 वर्ष में ये कोविड आया हुआ था, तो किन प्रकार के लोगों में ये कोविड ज्यादा घातक साबित होगा उसका भी इनके मॉडल से तो मतलब एक तो है कि अपनी क्यूरियोसिटी को पूरा करने के लिए एप्लीकेशन भी हो, जिससे की वजह से हम लोग का ह्यूमन वेलफेयर, हम लोग की हेल्थ, हम लोग का लिविंग स्टाइल अगर उसमें भी बढ़त हो रही है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होगा। उनके फादर को भी नोबेल प्राइज मिला था फिजियोलॉजी में ही 1982 में। सर, इस वर्ष के साहित्य के नोबेल की घोषणा के दौरान नोबेल कमेटी कहती है कि फ्रेंच लेखक एनी रेनॉ ने जिस साहस और तीक्ष्णता के साथ अपनी व्यक्तिगत स्मृति की जड़ों, व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों को लिखा है, यह नोबेल उस साहस का है। सिन्हा सर, साहित्य में नोबेल की विजेता एनी रेनॉ की जीत ने साहित्य जगत में क्या उम्मीद जगाई है, अगर आप संक्षेप में हमें बता पाएं।
एनी जो है ऑफकोर्स फ्रेंच में लिखती हैं कि वो फ्रेंच नेशनल हैं। पिछले कई वर्षों से वो वहाँ का नेशनल सेंटर फॉर डिस्टेंस एजुकेशन है, उसमें ही कार्यरत हैं और अपना समय निकालकर जो उनकी लिटरेरी अर्ज है उसको वो एक्सप्रेस करती हैं। अधिकतर इनकी जो किताबें हैं इनके ही बायोग्राफिकल लिखी हैं इन्होंने, अपनी ही कहानी से, अपने ही जीवनी से। तो इसीलिए वो जो नोबेल कमेटी को जो चीज पसंद आई, मेरा ख्याल है कि वो क्योंकि इन्होंने अपनी जो इनके साथ परेशानियां आई, जैसे एक इनकी पुस्तक है डेथ ऑफ हर मदर, या ये ब्रेस्ट कैंसर से इनका लड़ाई हुई, तो वो उन्होंने जो जिस तरह से अपने पुस्तक में लिखा, तो उससे वो स्टोरी जो है वो एक तरह से साहस की सारी स्टोरीज हैं। किस प्रकार से उनके सामने मुसीबतें आई और किस तरह से उसको चुनौती समझा उन्होंने और कैसे उसके साथ सफलता मिली उनको। तो मेरा ख्याल है कि जो आर्मी के साथ उसमें हैं एडवेंचर्स कहेंगे लाइफ में, वो शायद हम सब किसी न किसी तरह से उस तरह की हम लोग परिस्थितियों में कभी न कभी फंसे होंगे और हम लोग हताश हो जाते हैं। ये भी हताश तो अवश्य हुई, परंतु उस तरह से इन्होंने ढूंढ के अपना साहस ढूंढ के और उसके साथ लड़ा। तो 2008 में से इनकी जो किताब निकली द ईयर्स, वो बिल्कुल मैग्नम ओपस मानी जाती है, क्योंकि उन्होंने इसमें इतनी बढ़िया तरह से दर्शाया अपनी कहानी को। बहुत सी किताबें इनकी 1974 से लिखे हैं। ये हफ्ता नोबेल पुरस्कारों की घोषणाओं की वजह से काफी चर्चा में रहा है। आज ही नोबेल शांति पुरस्कारों की घोषणा हुई, जिसमें बेलारूसी एक्टिविस्ट एल्स बिएलस्की, रूस के मेमोरियल समूह और यूक्रेनियन मानवाधिकार संस्थान सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया। सिन्हा जी, अगर नोबेल समिति द्वारा इस शांति सम्मान को हम मौजूदा रूस यूक्रेन युद्ध के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसके क्या मायने निकल कर आते हैं? ये दोनों संस्थाएं और एल्स बिएलस्की बड़े ही कमिटेड एक्टिविस्ट हैं और ये पिछले कई वर्षों से वॉर क्राइम्स को रिकॉर्ड करते हैं, जो ह्यूमन राइट्स की, मानवाधिकार के जो अब्यूजेस होते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं और पूरे विश्व में ये अपनी बात रखते हैं अलग अलग माध्यमों से। इनके खिलाफ एजुकेशन होते हैं, गवर्नमेंट इनका ऐसा एक्शन लेती हैं, इन लोगों को जेल में डाल देती हैं, इनकी संस्थाओं को तोड़ने का पूरा प्रयत्न करती हैं, लेकिन ये जूझते रहते हैं। मेरा ख्याल है कि नोबेल प्राइज की जो महत्वता है इस शांति पुरस्कार में, वो यही है कि दोनों देश के जो नेता लोग हैं, लीडर्स हैं, उन्हें फौरन तुरंत समझना चाहिए कि इनके जो एक्शंस हैं या इन एक्शंस हैं, उसकी वजह से दुनिया ना अंधी है ना बहरी है, देख रही है, समाज देख रहा है और इनको सुधरने का अभी भी मौका है कि जो आपके डिफरेंसेस हैं उनको आप डायलॉग से सुधारें और ना कि मिसाइल्स और रॉकेट्स हैं। तो वो मैसेज जो है वो नोबेल कमेटी ने इन 3 संस्थाओं को, 2 मतलब संस्थाएं और एक इंडिविजुअल को इस साल शांति पुरस्कार से नवाज रहे हैं। वो मेरा ख्याल है कि यही एक की मैसेज दे रहे हैं कि कृपया ध्यान रखा जाए, समय कम है और आप टेबल पर बैठे हैं, आपस में बात करें और अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें। तो स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है जारी है। सर, हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और नोबेल विजेताओं के शोध, खोज और उनके कार्यों के विषय में हमारे श्रोताओं को समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे नोबेल पुरस्कार 2022 पर चर्चा, जिसमें भाग ले रहे थे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पूर्व सलाहकार अनुज सिन्हा और आकाशवाणी संवाददाता ओमवेश उपाध्याय। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं airnsttalks@gmail.com पर। इस कार्यक्रम को फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।